मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 16 साल की बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मजे करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बेचारी सो रही थी, उसे सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि उसने मुझे, मेरा नाम फाज है, मैं अपनी बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। एक जगह मेरा इंटरव्यू था लेकिन मुझे वहां भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं वहां से आ रहा था, गर्मी बहुत तेज थी। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो धूप चलाती हुई आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर खा रहा था वही मेरे लिए बहुत थे, कि आज इस गर्मी ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छांव करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने जिस्म को ठंडक ही पहुंचा लूं। सड़क किनारे में तेज तेज कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक दरख्त नजर आया। मैं उस दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप फैली हुई थी। उस दरख्त की छांव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह लगाया तो पानी भी खत्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी मुझे नल नजर नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ था। एक मैं ही था जो बेरोजगार और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं आसपास नजर दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नल दिख जाता तो मैं उस बोतल को ही भर लेता। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। तभी किसी ने आगे हाथ बढ़ा दिया। मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफेद हाथ था। उसमें सोने की एक अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियां थी। मैंने उस हाथ से नजरें जब सामने की तरफ उठाकर उस इंसान के चेहरे पर डाली तो मैं चौंक गया था। वो एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र तो 40 साल लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका जिस्म ऐसा था जैसे किसी 20-25 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा होता। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। कहने लगी, ये लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही थी ना। मैं वहां दूर से खड़ी हुई तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हो। जैसे तुम्हारी हालत है, तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान होकर आ रहे हो। मैंने भी ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक ही सांस में मैं वो पानी खत्म कर चुका था। मैंने वो बोतल उस औरत को वापस कर दी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के काफी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो एक बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। देखने में काफी अमीर लग रही थी। उसका गेट अब बता रहा था कि वो बहुत अमीर और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि जी मैं यहाँ पर पास ही में अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब है कि मिल ही नहीं रही। मैं पाकिस्तान के कई बेरोजगार लड़कों में से ही एक हूँ। काफी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा ही दिखा देती है। मेरे इतना पढ़ा लिखा होने का कोई भी फायदा नहीं। फिलहाल आपका शुक्रिया। मैंने उस औरत को फिर से शुक्रिया कहा और जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने की सब्जी वगैरह भी लेकर जानी थी। मैं यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता तभी मेरे घर में मुझे बना हुआ खाना मिलना था, क्योंकि एक मैं ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। उस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहां से तेज कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज्यादा से ज्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रक्शे में भी पैसे ही दिए जाते हैं। कोई हमें फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। बहुत सोच समझकर चलना पड़ता था। अब भी मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुलाबी सूट वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी। यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था।
پھر وہ میرے برابر میں آ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی تو ایک سیکنڈ کے لیے میں رک گیا تھا۔ میرے رکنے پر وہ بھی رک گئی اور پھر سٹائل بنا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس عورت کی حرکتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے تو وہ عورت کوئی مینٹل سے لگنے لگی تھی، لیکن اتنی خوبصورت عورت بھلا میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ فی الحال میری خودداری میرے بیچ میں آ گئی تھی اور میں اس عورت کی چالاکی کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے میڈم، آپ میرا پیچھا کیوں کرتی ہوئی آ رہی ہو؟ میں نے آپ کو شکریہ بول دیا ہے کہ اب آپ کو پانی کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ میرے یہ الفاظ سن کر مسکرانے لگی۔ اس ٹائم اس نے اپنے پرس سے ایک انویلپ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ انویلپ دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا کہ کیا تھا اس انویلپ کے اندر اور یہ عورت اسے مجھے کیوں دے رہی تھی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے اچانک ہی جھٹکا لگ گیا تھا۔ اس میں تو بہت سارے پیسے موجود تھے جن کو میں گن تو نہیں سکا تھا، لیکن اتنا آئیڈیا تو ہو چکا تھا کہ وہ لاکھوں روپے تھے۔ میرے تو ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ادھر میری جیب میں صرف 200 روپے ہی پڑے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ لاکھ روپے ہیں، یہ پیسے تمہارے بھی ہو سکتے ہیں، میں ان پیسوں کو تمہیں دے دوں گی، کیا تم ان 5 لاکھ روپے کے مالک بننا چاہو گے؟ اس عورت کی بات سن کر میں تو بڑا حیران رہ گیا تھا۔ آخر کس کام کے لیے وہ 5 لاکھ روپے دے رہی تھی؟ میں نے سوال کیا کہ آپ یہ 5 لاکھ روپے مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ کی میری تو کوئی پہچان بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آپ کا کوئی کام کیا ہے، پھر آخر کیوں آپ مجھے یہ پیسے دینا چاہتی ہو میڈم؟ کیا آپ مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ وہ عورت مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر نہیں، ہم دونوں آگے کہیں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ وہ عورت میرے آگے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میرے دل میں تو جیسے خوشی امڑ پڑی تھی۔ یہ عورت 5 لاکھ روپے مجھے دینے والی تھی۔ میں تو 5 لاکھ روپے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ آخر 5 لاکھ روپے کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی، کم سے کم مجھ جیسے غریب کے لیے تو یہ پیسے کم نہیں تھے۔ ان 5 لاکھ روپے سے تو میں اپنا کوئی کاروبار بھی کر سکتا تھا۔ میرے دماغ میں کافی سارے خیال آنے لگے تھے۔ وہ عورت چلتے چلتے مجھے ایک ہوٹل میں لے آئی۔ یہاں پر اندر آنے کے بعد ہم دونوں ایک طرف کو بیٹھ گئے تھے۔ اس نے ویٹر سے کہہ کر کافی کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے پاس کسی کی کال آ گئی اور یہ فون پر بات کرنے کے لیے چلی گئی۔ اتنی دیر میں چاروں طرف ہوٹل کو نظر دوڑا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کافی بڑا ہوٹل تھا اور یہاں پر امیر لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ میں تو کبھی اس کے پاس سے بھی ہو کر نہیں گزرا تھا کیونکہ میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عورت میرے پاس آ کر دوبارہ سے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ویٹر بھی کافی لے کر آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کافی پیو، کافی پیتے پیتے باتیں کرتے ہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال جاگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ عورت مجھ سے کیا بات کہنے والی ہے۔ وہ اپنے موبائل میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی ایسا ویسا کام کرنے کے لیے تو نہیں کہے گی جسے میں نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک بہت ایماندار انسان ہوں، ساری زندگی میں نے سادگی سے گزار دی، میں کوئی غیر قانونی کام کر کے پھنسنا نہیں چاہتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا موبائل رکھ دیا تھا۔ میری تو کافی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو اس نے مجھے کام بتایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ میری بیٹی لڑکوں میں بہت انٹرسٹڈ ہے، یقین مانو وہ تم جیسے جوان لڑکوں کے لیے تو پاگل ہوئی پھرتی ہے۔ کل میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے کوئی گفٹ دے سکوں۔ میں تم جیسے جوان اور سمارٹ لڑکے کو اسے گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ وہ عورت اتنی زیادہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی، میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بھلا ایک عورت اس طرح کی حد پار کر دینے والی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے لیے کسی جوان لڑکے کا بندوبست کر رہی تھی تاکہ وہ رات بھر اس کی عزت کے ساتھ کھیل سکے۔ شرم کے مارے میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میں کہنے لگا کہ معاف کیجیے میڈم، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، بھلے ہی میں بے روزگار ہوں، غریب ہوں، مگر میں کبھی بھی ایسا گھنونا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ اس نے پھر سے وہی 5 لاکھ روپے والا انویلپ میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ 5 لاکھ روپے نکال کر ان پیسوں کو مجھے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت نے تو مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں بھی تو اپنی آنے والی زندگی کو سنوارنا چاہتا تھا اور مجھے دور دور تک کوئی امید نہیں تھی کہ کہیں سے میرے پاس پیسوں کا بندوبست ہو سکتا۔ یہ میرے پاس ایک گولڈن چانس تھا جسے میں ایکسپٹ کر لیتا تو شاید میری زندگی بدل جاتی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو پیسے ہاتھ میں ہلا ہلا کر اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سوچ لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، رات کی ہی تو بات ہے اور صرف ایک رات ہی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔
मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ एक रात गुजार सको? ये बात कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी, जबकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ था। मैं सोच रहा था कि करूं क्या, इस औरत की बात मान लूं, इस औरत से इनकार कर दूं और घर चला जाऊं। घर में भी बहुत ज्यादा तंगी आई हुई है, मेरी माँ भी बीमार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक जवान बहन भी है जिसकी मुझे शादी करनी है, मेरे अलावा मेरी बहन और माँ का कोई सहारा भी तो नहीं है। हमारा छोटा सा ही घर था, मेरे पापा भी काफी सालों पहले मर चुके थे, मेरी माँ के पास जोड़ा कट्टा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं था तो बेरोजगार ही। मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, ये पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने 5 लाख रुपए में से मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे दिए थे। वो पैसे देकर कहने लगी, ये लो तुम्हारा एडवांस, जाओ जाकर ऐश करो, बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। मैं भी वो 50,000 रुपए लेकर अपने घर की तरफ चला आया था। उस औरत ने मुझे अपना मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस भी दे दिया था और बता दिया था कि मुझे किस टाइम उसके घर पर जाना है। मैं अपने घर गया तो मैं बाजार से खाना लेता हुआ चला गया था, क्योंकि मुझे घर लौटते हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं होटल से ही खाना लेकर चला गया था। अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ और उनके लिए फ्रूट्स भी लेता हुआ चला गया था और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखा और देखा कि आज पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आया हूँ। ये देखकर मेरी माँ हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले मैं इतना ज्यादा सामान लेकर कभी भी घर में नहीं आया था। मेरी माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी कि तुम ये सब कुछ कैसे लेकर आए हो, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। माँ तो माँ होती है और माँ के सामने मैं क्या झूठ बोल सकता था। हाथ मुंह धोते हुए मैं माँ से कहने लगा, माँ मेरी एक जगह जॉब लग गई है, उन्होंने मुझे एडवांस दिया है, बस इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए ये सामान लेकर आ गया हूँ। मैंने सोचा कि बाजार से ही खाना लेकर चलता हूँ, बहन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बहन आज मुझे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि वो बेचारी हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी और आज तो उसे खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी। मेरी माँ मेरी नौकरी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी कि अल्लाह तुम्हें इसी तरह से कामयाब करे। देखना, अगर इसी तरह से तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। मेरी बहन ने मेरे लिए खाना लगाया और हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस औरत की तरफ ही लगा हुआ था, उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के वो मुझे 5 लाख रुपए दे रही थी। क्या ये बात सच थी या फिर वो मुझे बेवकूफ बना रही थी? जो भी था, ये सच तो कल ही खुलने वाला था। मैं अगले दिन फिक्स टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? मैंने माँ से कहा कि मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरी नौकरी लग गई है, बस वहीं जा रहा हूँ। आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारा पूरा मुस्तकबिल बदल जाएगा। मेरी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और मैं घर से निकल गया था। रक्षा पकड़कर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। मैं उस औरत के घर पहुंच चुका था। उस औरत का घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर उस घर को देखा। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक महल था। ये इतना खूबसूरत घर था, शायद मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत घर पहली बार देखा था। लेकिन मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि ये इतनी अमीर औरत इतना गलत काम कैसे कर रही है। मैं इस औरत के घर बाहर खड़े होकर ही इसके दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने मेरी कॉल रिसीव की और कहा कि तुम कहाँ पर हो। मैंने उसे बताया कि मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। तो उसने कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं डरते हुए घर के अंदर चला गया था। ये घर तो मैंने आज से पहले सिर्फ मूवीज में ही देखे थे, आज मैं पहली बार इतने बड़े घर के अंदर मौजूद था।
घर के अंदर गया तो वो औरत मेरे सामने तैयार होकर खड़ी हुई थी। मैंने उसे कहा, मैडम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, इसीलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें ये पैसे लेने हैं तो मेरे कहने के मुताबिक ये काम करना होगा। उसने मुझसे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। उसने नौकरानी को आवाज लगाई, उससे कहा कि मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं तो जितना हैरान होता मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मगर वो औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम तुम्हें रात को शुरू करना है, जब तक तुम्हें यहीं पर रहकर टाइम काटना होगा। मैंने उस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया था और मुझे बार बार यहाँ पर कुछ न कुछ खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। जब रात हो गई तो वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। आखिर मैं भी लड़का था, फीलिंग्स पर कंट्रोल आखिर कब तक रख सकता था। मैंने सोचा कि जितनी खूबसूरत ये औरत है उसकी बेटी भी उतनी ही खूबसूरत होगी, और उसकी माँ मुझे खुद अपनी बेटी के कमरे में भेज रही थी, तो फिर मैं उस काम के लिए मना क्यों करूं। मैं वहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए उस औरत की बेटी के कमरे के बाहर आ गया था। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने का नजारा मेरे होश उड़ा रहा था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे यहाँ पर आज मेरी सुहाग रात हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वो लड़की सो क्यों रही थी, या फिर ये जरूर बेहोश थी। मैंने उसे लेटा हुआ देखकर उसकी माँ से सवाल किया कि ये लड़की क्यों सो रही है। वो औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि ये बेहोश है और मैंने खुद ही इसको बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा गया है तुम सिर्फ वही करो, और फिर जब काम पूरा हो जाए तो तुम मुझसे आकर पैसे ले जाना। वो औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर वहां से चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई थी। मैं चलता हुआ उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी देखने लगा था। मैं खुद पर कंट्रोल करना चाह रहा था। फिर जिस काम के मुझे पैसे दिए गए थे मैंने उस काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे और वो लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उस लड़की की माँ न जाने किस सोचो ख्याल में टहल रही थी। शायद वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया था और उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ। वो घूरती हुई नजरों से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उससे कहा कि मैडम आपका काम हो चुका है। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं है ना? उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया? तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की ना? मैंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि नहीं, वो बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये सुनकर उसने खुशी से अपने पास मौजूद 5 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए थे। वो कहने लगी कि जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नजर मत आना और तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। ये भी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। और तो और इस काम में तुम पर भी इल्जाम आएगा। मैं उस औरत की हर बात को सुनकर वहां से निकल आया था। बैठे बिठाए मुझे 5 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना लगाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले दिन ही बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी जिंदगी से गरीबी चली जाएगी। मेरी माँ तो मेरी खुशियों को देखकर अचानक सोच में पड़ गई थी। अभी रात ही हुई थी जब मुझे उस औरत की दोबारा से कॉल आई। वो कॉल करते ही कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे दिल की तमन्ना आज पूरी कर दी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम इस तरह से भी पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे, मगर जिस तरह की मेरी बेटी की हालत हो रही है, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया। उस औरत की ये बात सुनकर मैं फोन बंद कर चुका था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी।
جو میں نے اس عورت کے گھر میں ریکارڈ کی تھی، صحیح ٹائم آنے پر یہ ویڈیو بھی اس عورت کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے میرے کام آنے والی تھی۔ میرے دل میں تو لالچ جاگ اٹھا تھا جو اب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اب مجھے سونا چاہیے تھا کیونکہ صبح میں ایک بہت بڑے کام کو انجام دینے والا تھا۔ اگلی صبح میں اٹھا اور دوبارہ وہیں پر چلا گیا۔ اس عورت کا عالی شان بنگلہ بنا ہوا تھا۔ لگ بھگ 7 بجے کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم تو امیر لوگ گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے تھے۔ میں نے باہر آ کر ایک نمبر پر کال کی تو تھوڑی دیر کے بعد اس گھر کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی اور وہ میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ یہ بائک بھی میری نہیں تھی، میں نے اپنے کسی فرینڈ سے تھوڑی دیر کے لیے ادھار مانگی تھی۔ مجھے اب سیدھا کورٹ جانا تھا جہاں میں اس لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کرنے والا تھا۔ جیسے ہی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے کو جھکا کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کا نام انیلا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ جو قدم وہ میرے ساتھ اٹھانے جا رہی تھی اس میں اس کی ہی بھلائی تھی، مگر افسوس کل کے گزرے ہوئے حالات ہمیں یاد آنے لگے۔ اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ کچھ دیر بعد قانونی طور پر ہم دونوں میاں بیوی بن چکے تھے۔ میں اس کے احساسات کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی اور اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ جب اس نے کورٹ میرج کے پیپرز پر سائن کیے تھے وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایسا کرنا بھی تو بہت ضروری تھا۔ کل رات جب میں کمرے میں گیا تھا اور وہ عورت جب کمرہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی تھی تو میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، کسی فلم کی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میری نظر اس کی خوبصورتی سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں کیا کوئی بھی لڑکا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس کی شرافت دیکھ کر میرا دل مجھے غلط کام کرنے سے روک رہا تھا۔ میں بھی تو بہت زیادہ مجبور تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر سوچ رہا تھا کہ اللہ مجھے کوئی صحیح راستہ دکھا دے کہ میں کچھ غلط بھی نہ کر سکوں اور مجھے پیسے بھی مل جائیں۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹیبل پر ایک ڈائری رکھی ہوئی نظر آئی۔ یہ ڈائری اوپر سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس ڈائری کو شاید اس لڑکی نے اپنے ہاتھ سے ہی بنایا تھا۔ میں نے ڈائری کو کھولا اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس ڈائری میں اس لڑکی کی پوری انفارمیشن لکھی ہوئی تھی اور اس کی زندگی کی کہانی بھی تھی۔ اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عورت میری سوتیلی ماں ہے جس نے سب کو یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں اور یہ مجھے پاگل ثابت کر کے اس گھر سے نکال دینا چاہتی ہے۔ میں اپنی سوتیلی ماں سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ میں جینا نہیں چاہتی کیونکہ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی جہاں پر میرے اپنے ہی مجھ پر ظلم کرے۔ یہ عورت ہمیشہ مجھے میرے پاپا کی نظروں میں گرانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ میرے پاپا مجھ سے ناراض رہنے لگے ہیں۔ انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ عورت مجھے گھر سے نکال کر میرے حصے کی جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی ہے۔ اور بھی اس ڈائری میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھی جنہیں پڑھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ اس لڑکی نے لکھا ہوا تھا کہ میری یہ سوتیلی ماں میرے ساتھ کافی کچھ کر چکی ہے، اب میرے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اب آگے اگر اس نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی اور میرے پاپا کی نظروں میں مجھے غلط ثابت کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس لڑکی کی کہانی میں بہت درد تھا۔ وہ بیچاری بچپن سے ہی بہت پریشان تھی۔ مجھے اس بیچاری لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا اور اب اس کی سوتیلی ماں تھی کہ اس نے مجھے کام دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اس پر غلط الزام لگا کر اسے بدنام کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے پاپا کی نظروں میں گر جائے اور اس کا پاپا اپنی جائیداد سے اپنی بیٹی کو نکال دے۔ بھلے ہی میں اس عورت کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن میری ایمانداری مجھے یہ کام کرنے سے روک رہی تھی۔ اب تو میں سمجھ گیا تھا کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ اور زیادہ غلط کیا گیا تو یہ لڑکی اپنی جان لے لے گی اور میں ایک معصوم لڑکی کو اپنی وجہ سے مرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی اور اپنی مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی تو ابھی شاید میری ایمانداری مجھے اس کے ساتھ یہ سب کرنے سے روک لیتی، مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ ہو نہ ہو اس کی ماں نے زبردستی اس کو بے ہوش کیا ہے تاکہ جب اسے ہوش آئے تو اس کی عزت لوٹ چکی ہو۔ لیکن یہ عورت اس بیچاری کی بہت زیادہ پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت جیسی بھی تھی تو اس کی ماں ہی، اور پھر ایک عورت تھی دوسری عورت کی عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ میں اسے جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کئی بار میں نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ جاگ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بار بار آوازوں کی وجہ سے اسے ہوش آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ جاگی اس نے اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھا اور پھر مجھے دیکھا تو وہ
बहुत घबरा गई और रोने लगी, कहने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो चीख कर मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज भी उसके जैसे ही प्यारी थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया, जो कुछ उसकी माँ ने मुझे उसके साथ करने के लिए कहा था, और उसके बदले में मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनकर तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक औरत होते हुए इस हद तक भी गुजर सकती है। सही कहा है किसी ने कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वो कभी भी आपके साथ सगे जैसा रवैया नहीं कर सकती। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी, मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने मामा पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन मुझ पर जान निछावर करते थे। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था, और जो उनकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वो मेरे पापा ने मेरी माँ के इलाज पर खत्म कर दी थी, क्योंकि वो मेरी माँ को हर तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बच सकी। फिर एक दिन मेरी माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी माँ की मौत के गम को अपने दिल से लगा लिया, और वो इसी गम में बर्बाद होते चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये बंगला मेरे नाम था, मैं इस बंगले की मालिक थी, और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कर सकता है। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदारों ने समझाया कि उन्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। अब मेरी उम्र 15 साल हो गई थी, और मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी, और इसी तरह मेरे पापा की शादी मेरी सौतेली माँ के साथ हो गई, क्योंकि ये मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और ये तलाकशुदा थी। इस औरत के शौहर ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पापा ने उससे शादी करके इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि ये औरत मेरे पापा और उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस तरह से मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन इस औरत ने इस बंगले में आने के बाद एक के बाद एक मेरे खिलाफ चाल चली, क्योंकि ये औरत अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो बची कुची प्रॉपर्टी थी वो काफी सालों पहले मेरी माँ के इलाज में खत्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी है वो यही है। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है, वो काफी पैसे कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिजनेस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को हमेशा यही बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये बंगला इसके शोहर की बेटी के नाम क्यों है। हालांकि वो अब मेरे पापा की बीवी बनकर इस घर में आ गई थी, तो ये बंगला उसके नाम होना चाहिए था। मैं उसको अपनी माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वो औरत हर बार मुझे धुतकार देती थी। मेरे पापा के सामने तो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके पीछे मुझ पर जुल्म करती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी तरह से मेरी उम्र 16 साल हो गई, और उस औरत ने मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरे पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी कभी मेरे पापा मेरी बात मान लेते थे, लेकिन कभी कभी वो मुझ पर उस औरत के लिए हाथ भी उठा दिया करते थे। उस औरत ने मेरी ऐसी अजीब अजीब हरकतें मेरे पापा को बताई कि उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और सिर्फ मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा। मैं पिछले 7-8 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले ले, लेकिन अभी तक मेरे पापा के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन वो औरत यही चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद लेकर इस औरत के नाम कर दे, क्योंकि वो उनकी बीवी बनकर इस घर में आ गई है और इस पर अब उसी का हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर मैं उसको अपना बंगला भी दे दूं तो वो बदले में मुझे प्यार दे, लेकिन वो औरत बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती। वो मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने उसके नाम अपना बंगला कर दिया तो वो मुझे और मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा खराब कर देगी। वो मेरी जिंदगी पहले ही काफी खराब कर चुकी है, क्योंकि वो मुझे पागल साबित कर चुकी है, मेरे पापा को मेरे खिलाफ कर चुकी है, और तो और मेरा अपने कमरे से निकलना भी बिल्कुल बंद हो गया। इसीलिए तो इस औरत ने ये चाल चली कि वो तुम्हें मेरे कमरे में एक रात गुजारने के लिए भेज दे। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरे लग रहे होंगे,
ताकि वो सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पापा को दिखाए, और इस बार मेरे पापा मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे इस घर से निकाल देंगे और वो औरत इस घर में खुशी खुशी ऐश करेगी। वो लड़की जोर जोर से रो रही थी, कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं मरना चाहती हूँ। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारा फायदा उठाऊं। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में तुम्हारी डायरी ने सब कुछ बता दिया है। वो कहने लगी, तुम मेरी किस तरह से मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं। मैंने फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया और मैं शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसके पैसे लिए थे और वहां से निकल आया था। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक उस लड़की अनीला ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। तभी तो मुझे उस औरत ने फोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं उसे अपने साथ ले आया था और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अनीला के पापा 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब 2 दिन के बाद वो घर आए तो अनीला की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुंह काला किया है, अब जल्दी से उसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। अनीला की माँ ने उसके कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाना चाहा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग चली ही नहीं, क्योंकि मैंने कैमरे की तार खराब कर दी थी, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्योंकि अनीला मुझे बता चुकी थी कि उस कमरे में जरूर कैमरे होंगे, और उसके बताने के मुताबिक जब मैंने कमरे में चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद था, क्योंकि उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत था जिसने अनीला की सौतेली माँ को बर्बाद करके रख दिया था। मैं अनीला के पापा के घर पहुंचने से पहले ही उनको उनकी बीवी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज चुका था। जब अनीला की माँ ने दूसरे दिन कॉल करके मुझसे कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, मैं ऐसा ही चाहती थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और वो फूट फूट कर रोए। वो इसी तरह से रो रही थी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे और ले लेना। ये पूरी बात मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग मैंने अनीला के पापा को सेंड कर दी थी। अनीला के पापा ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने की बजाय अपनी बीवी पर हाथ उठाया और उसे वो सुना दी। अनीला की माँ को ये उम्मीद नहीं थी अनीला की माँ को ये उम्मीद नहीं थी कि अपने बिछाए हुए जाल में वो खुद ही फंस सकती है। अनीला ने भी सब कुछ सच सच बता दिया था और कहा था कि वो मेरे साथ शादी कर चुकी है। मैं भी मौके पर पहुंच गया और मैंने कहा कि इस औरत ने मुझे इस गलत काम के लिए पैसे दिए थे। अनीला के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब अनीला की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और अनीला के पापा ने खुशी खुशी मेरी और अनीला की शादी धूमधाम से कर दी। जरूर मेरे दिल में लालच आ गया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत खराब नहीं कर सकता था। मेरी इस ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी छुपे इसके साथ शादी करने की क्या जरूरत थी, मैं तुम्हारी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ शादी करवा देता। और यही हुआ, उन्होंने खुशी खुशी मेरी और अनीला की शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अनीला खूबसूरत होने के साथ साथ एक खानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी अनीला के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं अनीला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।